नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो आज के जो सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे संघ की कार्यपालिका के बारे में। बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें तो जो संघ की कार्यपालिका है, इसमें अगर हम आपसे बातचीत करें तो ये भाग 5 में इसके बारे में बातचीत करी गई। संविधान का भाग 5। तो आप लोगों ने, अगर हम आपसे बातचीत करें तो आपने भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 फंडामेंटल राइट, भाग 4 डीपीएसपी, भाग 4 का मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, ये पढ़ लिया। अब उसके आगे आज भाग 5 पढ़ेंगे और भाग 5 के बारे में बातचीत करें तो हम इसमें से संघ की कार्यपालिका के पहले हिस्से के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो देखिए, संघ के बारे में जब आपसे बातचीत करी जाती है, यूनियन के बारे में बातचीत करी जाती है, तो यूनियन का जो प्रोविजन है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक मिलता है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक मिलता है। लेकिन जब हम संघ की कार्यपालिका के बारे में बातचीत करते हैं तो इसके बारे में हमको डिटेल बेसिकली कहां से कहां तक मिलती है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर हम अनुच्छेद 78 तक बात करेंगे। मतलब संघ की कार्यपालिका के बारे में बातचीत करें तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इसके एक आज पहले सेगमेंट के बारे में डिस्कस करें। मतलब अगर हम संघ की कार्यपालिका के बारे में बातचीत करें तो संघ की कार्यपालिका में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी होती हैं। तो संघ की कार्यपालिका में आप देखते हो राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट साहब के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बाद बातचीत करें तो आप देखते हो उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हो, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखते हो। वाइस प्रेसिडेंट के बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप इसमें देखते हो किसके बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में। अगर हम आपसे बातचीत करें मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के बारे में तो प्रधानमंत्री के बारे में, और प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के साथ बातचीत करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बातचीत करते हो। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बातचीत करें तो भारत के महान्यायवादी, मतलब इसमें से महान्यायवादी, महान्यायवादी। तो हमको ये 5 चीजें पढ़नी होती है, ठीक है, जिसमें से हम पहला सेगमेंट पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। प्रयास करेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाई करें। तो चलिए हम राष्ट्रपति के बारे में बातचीत करें। तो राष्ट्रपति के बारे में हमको पढ़ना है, प्रेसिडेंट के बारे में जानना है। प्रेसिडेंट के बारे में अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो मूलतः प्रेसिडेंट के बारे में, पद के बारे में, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, उस पद की योग्यताएं क्या होंगी, उनका वेतन क्या होगा, उनकी शपथ क्या होगी, उन पर उनके पद की रिक्ति कैसे होगी, इन सब चीजों के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो बेसिकली आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक, 62 तक इसके बारे में कुछ चीजें बताई गई। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक हम इसके बारे में बातचीत करते हैं। अब अगर हम आपसे बातचीत करें इसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, तो आर्टिकल 52 डायरेक्टली कहता है, अनुच्छेद 52 डायरेक्टली कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का क्या होगा? तो कहते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये पोस्ट रहेगी ही रहेगी, एक प्रेसिडेंट हमेशा कोई ना कोई बन के रहेगा, चाहे जैसी सिचुएशन हो, भारत का राष्ट्रपति होगा। अब अगर हम इसके बारे में बातचीत करें तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का पहला नागरिक होता है। कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, वरीयता क्रम जब लगाओगे तो वरीयता क्रम में भारत का प्रेसिडेंट सबसे आगे आएगा और प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट आएगा। वाइस प्रेसिडेंट के बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखते हो प्राइम मिनिस्टर आएंगे या आएगा, और प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन आएगा? प्राइम मिनिस्टर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं। मतलब वरीयता क्रम के बारे में यहीं से बातचीत पता चलती है। और वरीयता क्रम के बारे में जब हम आपसे बात करते हैं तो यहां पर वरीयता क्रम क्या होगा? तो वरीयता क्रम में पहले पोस्ट पर कौन होगा? पहली पोजीशन पर आप देखोगे तो राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति के बाद दूसरी पोजीशन पर कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे।
उपराष्ट्रपति के बाद कौन होगा? तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भारत में वरीयता का क्रम है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और वह कौन होगा? वह भारत का पहला नागरिक होगा। ही विल बी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत का क्या होगा? पहला नागरिक होगा। ठीक है, इसके बातचीत करें तो ये जो होगा भारत का राष्ट्रपति होगा, ये संवैधानिक प्रमुख होगा। संवैधानिक प्रमुख होगा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। ये क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा। जो राष्ट्रपति होगा वो संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेगा, संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेगा। तो आर्टिकल 52 बातचीत करता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, आगे बातचीत करें। अगला है आर्टिकल 53 के बारे में बातचीत करते हैं। आर्टिकल 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 के बारे में बातचीत करते हैं। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करता है। ये क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में ये बातचीत करता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बातचीत करता है। ये कहता है भैया, क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ, क्या कहेंगे? द यूनियन। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, पावर ऑफ द यूनियन की बात कौन करता है? तो हम कहेंगे आर्टिकल 53 कहता है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करें, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो किसमें निहित होगी? तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति कहां पर निहित होगी? तो हम कहेंगे राष्ट्रपति में निहित होगी। पहली चीज, राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके साथ साथ बातचीत करें, वह इस शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा? या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। जो अपने अधीन अधिकारी होंगे उनके माध्यम से क्या करेगा? तो कहेंगे और वह इसका प्रयोग, मतलब इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, और वह इसका प्रयोग स्वयं, इसका प्रयोग स्वयं, इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों, अपने अधीनस्थ अधिकारियों, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, माध्यम से करेगा। तो पहली चीज समझिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग किसमें? स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक, इसके साथ साथ बातचीत करें तो आप देखते हो कि जो देश का शासन प्रशासन है वो किसके नाम से संचालित करा जाता है? तो सॉरी, देश का शासन प्रशासन अगर हम आपसे बातचीत करें तो देश का शासन प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित करा जाता है। तो अगला हम बातचीत करेंगे तो इसी बिहाफ पर यहां से निकलता है कि देश का शासन प्रशासन, देश का शासन संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। संचालन राष्ट्रपति के नाम से राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, किया जाता है। देश का जो शासन संचालन है वो किसके नाम से किया जा रहा है? राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। और इसी माध्यम से देखते हो ये जो राष्ट्रपति होते हैं ये सर्वोच्च कमांडर होता है सेनाओं का, कमांडर होता है तीनों सेनाओं का। जैसे आर्मी में आप देखते हो जनरल होते हैं, एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल होते हैं, नेवी में एडमिरल होते हैं, वैसे ही वो क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? तो राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। सर्वोच्च कमांडर होता है। ये क्या होगा? ये हम सर्वोच्च कमांडर, कमांडर इन चीफ होगा। तो हम बातचीत करेंगे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखते हो कि भारत का जो
शासन प्रशासन है वो किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो भारत का शासन प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च बलों का क्या होता है? वो सर्वोच्च कमांडर होता है सशस्त्र बलों का। ठीक है, अगली बातचीत करते हैं। अगला हम क्या करेंगे? अगला जो है वो हम कहेंगे आर्टिकल 54 के बारे में। और आर्टिकल 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है। इसके बारे में बातचीत करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बातचीत करेंगे। किसके बारे में? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कौन बात कर रहा है? आर्टिकल 54 बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है? आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा? तो कहते हैं एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? यह जो होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन होगा? तो हम कहेंगे, सिंपल सी बात समझिएगा, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए प्रतिनिधि, जो इलेक्टेड मेंबर होंगे। ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। इसमें सदस्य कौन होंगे? तो हम कहेंगे संसद के दोनों सदनों का क्या मतलब है? दोनों सदनों का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। बिल्कुल, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करेंगे तो क्या होगा? हम कहेंगे राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य, ये सब क्या होंगे? तो ये लोग मिलकर क्या करेंगे? ये मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, यहीं पर ध्यान सुनिएगा। हम जब बात करते हैं तो इसमें मैंने कहा कि भैया जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, वो इसके चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर? अब यहीं पर जब हम आपसे बातचीत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, राज्य विधान मंडल की जब बातचीत करते हैं तो हमारे यहां पर 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों के प्रतिनिधि तो आएंगे ही जो चुने हुए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें कोई डाउट है नहीं है। लेकिन आप देखोगे हमारे यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जिसको आप किस नाम से जानते हो? 70वां संविधान संशोधन 1992 का। कब का है? तो हम कहेंगे ये प्रतिनिधि तो इसमें शामिल हुई होंगे, प्लस इसके साथ साथ बातचीत करें तो हम कहेंगे जो आपका दिल्ली है, दिल्ली के साथ साथ पुदुचेरी है, और पुदुचेरी के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो वर्तमान समय में 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा जम्मू कश्मीर का, दूसरा लद्दाख का। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है और लेकिन जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो इन तीनों जगहों के प्रतिनिधि क्या होंगे? इन तीनों जगहों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जो वोट करके जाएंगे, जो विधायक होंगे, वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे। और दिल्ली और पुदुचेरी के लोगों को, मतलब विधायकों को कब शामिल करा गया? तो हम कहेंगे इन दोनों लोगों को, यहां के लोगों को 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन जब कब हुआ? संविधान संशोधन ये आपका 70वां जो हुआ था वो हुआ था 1992 में। कब हुआ? 1992 में। इसके द्वारा क्या किया गया? दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल करा गया। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए प्रतिनिधि यानी कि निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य, और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली पुदुचेरी है उसके निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो विधानमंडल होगा उसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो सब क्या करेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। अब आर्टिकल बातचीत करते अनुच्छेद, अगले आर्टिकल की, और अनुच्छेद 55। आर्टिकल 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 क्या कहता है? आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी।
राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी? निर्वाचन की रीति, रीति का मतलब सिस्टम, ठीक, सिस्टम, कैसा सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट। दूसरी बातचीत करें तो गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट बैलेट पेपर के माध्यम से, सीक्रेट मतदान के माध्यम से क्या किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगली बातचीत करें तो जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो जो प्रतिनिधि होते हैं, जो चुनाव के लिए फॉर्म भरते हैं, उन लोगों को, जो विधायक और सांसद महोदय लोग होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि लोग होते हैं, उनके द्वारा वरीयता क्रम दिया जाता है। वरीयता क्रम के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम कहेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कैसी है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और अगली बातचीत करें, अगला कह रहा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो हम क्या कहते हैं? हम कहेंगे भैया, हम कहेंगे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, या हम कहें इसी में आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे होगा? तो हम कहेंगे भैया अप्रत्यक्ष होगा और गुप्त मतदान होगा। और ये जो चुनाव कैसा होगा? तो मैंने कहा अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। और वोट कैसे डालते हैं? गुप्त बैलेट पेपर के माध्यम से वोट होता है। और यहीं पर अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप क्या देखते हो? इनके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति को एक निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता है। और वो निर्वाचन कोटा कितना होता है? तो निर्वाचन कोटा जो होता है, निर्वाचन कोटे की बातचीत करें तो निर्वाचन कोटा कितना होता है? तो सिंपल सी भाषा में बातचीत करें, चुनाव में डाले गए वैध मतों का मूल्य बटा दो प्लस 1। मतलब अगर हम कहें तो आप ऐसे कह सकते हो, इस सिस्टम के तहत राष्ट्रपति वही बनेगा जिसको 50% प्लस 1 का क्या हो? वोटिंग मिला हो। कितना मूल्य का वोट मिला हो? 50% प्लस 1% का मूल्य प्राप्त हुआ हो। वो जो निर्वाचक कोटा प्राप्त करेगा उसी को क्या मिलेगा? वही राष्ट्रपति पद पर आसीन होगा, राष्ट्रपति पद को धारण करेगा। ठीक है, अगली बातचीत करते हैं आर्टिकल 56 के बारे में, अनुच्छेद 56 के बारे में। आर्टिकल 56 की बातचीत करता है। आर्टिकल 56 के बारे में बातचीत करें तो बेसिकली आर्टिकल 56 बात करता है, क्या कहता है? आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि। बेसिकली जिस दिन राष्ट्रपति पद धारण करेगा, पद धारण करने के 5 वर्ष तक, जिस दिन पद धारण किया, राष्ट्रपति बन गए, उस दिन से आप 5 वर्ष तक क्या रहोगे? उस दिन से व्यक्ति 5 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेगा। तो पहला तो बात ये हो गया कि भैया सामान्य कार्यकाल जो राष्ट्रपति का होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। क्लियर? ठीक। लेकिन अगर कार्यकाल की समाप्ति हो जाए, राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में जब हम आपसे बात करते हैं तो राष्ट्रपति की पदावधि क्या कहता है? राष्ट्रपति की पदावधि कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक, एक लाइन लिख लो, राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेगा। पहला तो ये हो गया, पहला पद ग्रहण की तारीख से क्या रहेगा? 5 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेगा। ठीक। लेकिन मान लीजिए कुछ राष्ट्रपति की यहीं पर बातचीत कर लेते हैं पदमुक्ति की। जब पदमुक्ति की बात करते हैं, पदमुक्ति में 2 चीज होते हैं। पहला क्या होता है? कार्यकाल की समाप्ति। कार्यकाल की समाप्ति के बारे में जब हम आपसे बात करते हैं तो सिंपल सा 5 वर्ष का टाइम पीरियड पूरा हो गया। तो आपको मैं बता देता हूं कि अवधि मतलब राष्ट्रपति
का टाइम पीरियड मतलब कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति का इलेक्शन करा लिया जाएगा। तो राष्ट्रपति की सीट कभी वेकेंट नहीं होती, कभी खाली नहीं होती। तो कार्यकाल समाप्त होगा, तो कार्यकाल समाप्त नॉर्मल अगर कोई टाइम पीरियड पूरा कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या होगा, पद ग्रहण से पहले मतलब कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले पहले चुनाव करा लिए जाएंगे, और फिर जिस दिन इनका टाइम पीरियड खत्म होगा नया व्यक्ति क्या हो जाएगा, नया व्यक्ति पद पर आसीन हो जाएगा। लेकिन कुछ और सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन हो सकती है त्यागपत्र दे दे। भाई कोई व्यक्ति है, जैसे आपने देखा अभी जगदीप धनखड़ जी ने त्यागपत्र दे दिया स्वास्थ्य कारणों से, ऐसे ही कोई भी राष्ट्रपति भी त्यागपत्र दे सकता है कि भाई ये बीमार है या व्यक्तिगत रीजन है, त्यागपत्र के माध्यम से। तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा, रिजाइन किसको करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट को ये रिजाइन देगा। जो रिजाइन लेटर होगा वो किसको देगा, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट को त्यागपत्र सौंप कर क्या कर सकता है, एक पद खाली कर सकता है। दूसरा, पहला तो सिस्टम ये सिंपल, या तो टाइम पीरियड खत्म हो जाए, दूसरा माध्यम हो सकता है, दूसरा माध्यम क्या हो सकता है, त्यागपत्र। तीसरे को कहे कि भाई मृत्यु हो गई, समय से पहले मृत्यु हो गई। भाई कोई व्यक्ति बैठा है राष्ट्रपति की पोस्ट पर, तो मृत्यु कभी भी किसी की भी हो सकती है। 5 वर्ष पूरा होने से पहले पहले मृत्यु हो गई, तब क्या होगा, तो मृत्यु के संबंध में भी काम है। मृत्यु के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, मान लीजिए निर्वाचन रद्द हो जाता है, निर्वाचन रद्द हो जाता है, तब क्या होगा कि भाई किसी प्रकार की धांधली समझ में आती है, और धांधली होने की वजह से क्या होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वही रद्द कर दिया जाता है, तो पोस्ट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। इसके साथ साथ और क्या कहें, इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि भैया रिक्ति हो जाती है, मतलब रिक्ति त्यागपत्र के माध्यम से, मृत्यु के माध्यम से, या फिर हम कहें निर्वाचन रद्द के माध्यम से, या फिर राष्ट्रपति ने संविधान का क्या किया हो, उल्लंघन किया हो, तो उस पर महाभियोग लाया गया हो। इम्पीचमेंट प्रोसीजर की बात करते हैं, महाभियोग। अब यहीं पर ध्यान सुनिएगा, जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा वाइस प्रेसिडेंट को, पहली सिचुएशन में समझते चलिएगा, यहीं पर त्यागपत्र देने की सिचुएशन में राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को देगा। तो राष्ट्रपति की पोस्ट क्या हो जाएगी, पद खाली हो गया, पद खाली हो गया, तो इस पर कौन बैठेगा, चूंकि आप आर्टिकल 52 पढ़े हो, देयर शुड बी, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो इसलिए वरीयता क्रम में क्या कह दी जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होंगे, उपराष्ट्रपति ही, उपराष्ट्रपति ही क्या हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की पद संभालने लगेंगे, राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे, पद संभाल लेंगे, संभालने लगेंगे। अब मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को त्यागपत्र मिला, किसका त्यागपत्र मिला, राष्ट्रपति साहब का, वाइस प्रेसिडेंट साहब इसको क्या करेंगे, लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा स्पीकर को सूचना दे देंगे कि भैया क्या हो गया है, राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो गया है। इसके बारे में आगे का सिस्टम। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं राष्ट्रपति का पद खाली हो गया और उपराष्ट्रपति पद संभाल ले। मान लीजिए जिस टाइम पर राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया उस टाइम पर उपराष्ट्रपति पद धारण नहीं कर रहे, तो इस प्रक्रिया में यह होगा कि भैया उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो पद को धारण करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए एक ऐसा समय कि राष्ट्रपति भी नहीं रहे, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जज होंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, मतलब राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। वरीयता क्रम में आज के टाइम पर आप देखते हो 1+33 क्या है, 1+33 सुप्रीम कोर्ट में जज है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 33 और जज होंगे। तो सीनियरिटी के क्रम में क्रमशः बनते चले जाएंगे, जब तक क्या होगा, जब तक आपके प्रेसिडेंट ना बन जाए। लेकिन ये ध्यान समझिएगा, तो पहली प्रक्रिया त्यागपत्र हो गया मृत्यु की सिचुएशन और निर्वाचन रद्द की सिचुएशन में, यही चीज अप्लाई होगा
कि वाइस प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, पद संभाल लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस पद को संभालेंगे। लेकिन इसके आगे समझिएगा, इनका इलेक्शन तो हुआ नहीं भाई, राष्ट्रपति पद के लिए कोई चुनकर गया था ना, बेशक अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा 6 माह के भीतर भीतर इलेक्शन होंगे। ध्यान समझना, इस स्थिति में कहा जाएगा 6 माह के भीतर इलेक्शन होंगे, भीतर राष्ट्रपति के क्या होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, या राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो फिर स्वाभाविक सी बात है 6 माह के भीतर भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा और नया राष्ट्रपति क्या होगा, अपना पद धारण कर लेगा। ठीक, तो चुनाव के बाद जो राष्ट्रपति बनेगा वो अपना टाइम पीरियड पूरा करेगा। ये नहीं कि रिमेनिंग, जैसे मान लीजिए मैंने कहा सपोज करिए एक्स है, ये भारत के प्रेसिडेंट 1952 में बनते हैं, सपोज करिए ये क्या करते हैं 1954 में एक्सपायर कर जाते हैं। अब इनका टाइम पीरियड 5 वर्ष था, 5 ईयर का था। तो आप कहोगे कि सर इनको तो शासन करना चाहिए था 1957 तक, 1957 तक, लेकिन 54 में एक्सपायर कर गए, मतलब कितना टाइम बचा, 3 वर्ष। तो जो नया आएगा वाई व्यक्ति सपोज करिए चुन के आया, तो क्या 3 वर्ष? जी नहीं, ये भी अपना 5 वर्ष का इलेक्शन, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा। तो रिमेनिंग टाइम पीरियड वाला यहां कॉन्सेप्ट नहीं है। बस जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं वो क्या होता है, वो 6 माह के लिए बनते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है 6 माह के भीतर भीतर राष्ट्रपति का चुनाव क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना चाहिए। क्या ये समझ में आ गया? तो हमने बातचीत करी किसके बारे में, आर्टिकल 56 के बारे में, और यहीं पर हम इंपीचमेंट प्रोसीजर के बारे में बातचीत कर लेते हैं जो आर्टिकल 61 में प्रक्रिया दी गई। तो आर्टिकल 56 और 61 को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। तो अगला लिखिएगा आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61 जो है वो कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, इंपीचमेंट प्रोसीजर ऑन प्रेसिडेंट। अब ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, जरा बताइएगा, इसके बारे में कोई बताएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? बताइएगा, इसको आप आंसर करिएगा, तब तक मैं महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बता देता हूं। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगेगा? तो इसका एक ग्राउंड होगा संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर, उल्लंघन करने पर। ठीक, संविधान का उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, अन्यथा नहीं। अच्छा ठीक है, राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन कर दिया, तब क्या प्रोसीजर होगा? तो प्रोसीजर ये होगा कि जो प्रस्ताव होगा महाभियोग का वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में, हाउस में, चाहे तो लोकसभा की बातचीत करें चाहे तो राज्यसभा की बातचीत करें, में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस यहां कंडीशन होंगी। क्या कंडीशन होंगी? 2 बातें होंगी। प्रस्ताव जिस सदन में लाया जाएगा 2 शर्तें होंगी। उस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पर सिग्नेचर होने चाहिए। मतलब प्रस्ताव पर सदन के, जिस सदन में लाया जा रहा है उस सदन के प्रस्ताव पर सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा क्या होना चाहिए? समर्थन किया जाना चाहिए, या हम कहें के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यह है कि 14 दिन की क्या होगा, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस दिया जाएगा किसको? राष्ट्रपति को। 14 दिन पहले ही नोटिस दे दिया जाएगा कि आपके ऊपर क्या किया जा रहा है, आपके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन पर हम क्या करें, इंपीचमेंट प्रोसीजर लागू कर रहे हैं और ये इस सदन में आया। तो पहला तो बिल्कुल स्पष्ट समझिएगा, 2 शर्तें क्या होंगी? मतलब किसी भी सदन में लाया गया, सपोज करिए राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा का
जो सदस्य संख्या का 1/4 होगा वो उस प्रस्ताव को क्या करे, समर्थन दे, और उससे पहले क्या करें, 14 दिन का नोटिस जारी कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के अगेंस्ट में। ठीक है, राष्ट्रपति को 14 दिन का पूर्व नोटिस दे दिया जाएगा। ये पूर्व नोटिस होगा, 14 दिन का पूर्व नोटिस लिख लो, 14 दिन का पूर्व नोटिस किसको दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति को दिया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए ये हो जाता है, ये प्रक्रिया हो जाती है, तो आगे का प्रोसीजर होता है, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है इम्पीचमेंट का, तो प्रथम सदन में क्या होता है, प्रथम सदन में जो प्रस्ताव है कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रथम सदन में प्रस्ताव जो है कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए, पारित होना चाहिए। पारित हो गया, ठीक। अगर पारित हो गया तो ठीक, नहीं पारित हुआ तो वहीं पर डिसॉल्व हो जाएगा। अब पारित हो गया तो प्रस्ताव दूसरे सदन जाएगा। प्रस्ताव कहां जाएगा, प्रस्ताव दूसरे सदन जाएगा। दूसरे सदन में जब जाएगा, दूसरे सदन जाएगा तो वहां पर क्या होगा, दूसरे सदन में जांच होगी, अन्वेषण किया जाएगा, जांच की जाएगी। जांच के बाद अगर दूसरे सदन में भी प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति स्वतः ही क्या हो जाएगा, पद मुक्त हो जाएंगे। तो हम कहेंगे जांच होगी, दूसरे सदन में क्या होगा, दूसरे सदन में जांच होगी प्रस्ताव की, और जांच अगर सही है, जांच सही है, जांच होगी, और उसके बाद जांच के बाद क्या होगा भाई, उस पर वोटिंग कराई जाएगी। तो अगर प्रस्ताव क्या होता है, कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा, 2/3 सदस्यों द्वारा पारित हो जाता है, पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति स्वतः ही क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति स्वतः ही पदमुक्त हो जाएंगे, पदमुक्त हो जाएंगे। राष्ट्रपति स्वतः ही क्या हो जाएंगे, पदमुक्त हो जाएंगे। तो बेसिक ध्यान रखना है कि दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्यों के द्वारा क्या होना चाहिए, प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तभी क्या होगा, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट प्रोसीजर अप्लाई होगा, नहीं तो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट प्रोसीजर अप्लाई नहीं होगा। क्लियर हो गया इतना? इतना समझ में आया कि नहीं? तो अब हम आगे चलते हैं, तो 56 और 61 की बातचीत कर लें। अगला है आर्टिकल 57, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्विचार के लिए पात्रता, पुनर्विचार के लिए पात्रता। बेसिकली ये कहा गया कि भारत के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार क्या कर सकता है, बेसिकली राष्ट्रपति बन सकता है। कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कितनी भी बार क्या है, बस आप योग्यताओं को धारण करते हो और दी गई कंडीशंस को पालन करते हो तो आप कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो बेसिकली अगर पुनर्विचार की बातचीत करें तो यहाँ पर एकमात्र राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं, जो क्या रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति रहे, बाकी सब सिंगल टाइम के राष्ट्रपति रहे। अगर इसके बाद हम आपसे बातचीत करें, अगली की बातचीत करें, अगला है हम बातचीत जो करने चल रहे हैं, आर्टिकल जो हम पढ़ने चले वो क्या है, हम सिंपल सी भाषा में 58 के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके बारे में आर्टिकल 58 के बारे में, आर्टिकल 58 के बारे में, अनुच्छेद 58 के बारे में हम आपसे बातचीत करने चल रहे हैं। जरा देखिए अनुच्छेद 58 क्या कहता है। अनुच्छेद 58 के बारे में बातचीत करें तो अनुच्छेद 58 कहता है कि भैया राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या है, योग्यताएं क्या है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या है, मतलब योग्यताएं क्या है। मतलब अगर हम कहें तो हम क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट,
क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। क्या क्या अर्हताएं होंगी? तो सबसे पहली अर्हता जो है वो है भैया भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली है भारत का नागरिक। तो हमारे यहां नागरिकता दो प्रकार की होती है, जन्मजात या हम क्या कहें अर्जित। तो हम कहें कोई भी हो, चाहे तो जन्मजात हो तो जन्मजात व्यक्ति भी प्रेसिडेंट बन सकता है, भारतीय जन्मजात भारतीय भी प्रेसिडेंट बन सकता है। और अगर हम आपसे बातचीत करें जो देशीकृत है वो व्यक्ति भी क्या हो सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी कंडीशन की बातचीत करें, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है, पूरा कर चुका हो मतलब 35 वर्ष की आयु का हो। ठीक। तीसरी कंडीशन क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो का मतलब क्या है? लोकसभा का इलेक्शन वही लड़ पाएगा जिसकी उम्र कम से कम 25 साल हो गई हो, 25 साल का हो, भारतीय हो और उसके साथ साथ वो पागल दिवालिया बैंकरप्ट ना हो, पागल दिवालिया ना हो। तो सिंपल सी बात है, पागल आदमी को राष्ट्रपति बनाओगे? बिल्कुल नहीं। तो भारत का नागरिक हो, चाहे वो जन्मजात हो चाहे देशीकरण से मिला हो, उसको 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और कम से कम लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता जिसके पास होगी वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब चुनाव के बारे में बातचीत करें, यहीं पर ध्यान समझिएगा। अगली कंडीशन है लाभ का पद धारण ना करता हो। लाभ का पद धारण ना करता हो। अब लाभ का पद क्या होगा? बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन अगर हम इसके बारे में बातचीत करें तो हमारे यहां पर 56 पदों को लाभ के पद का अपवाद बताया गया है। लाभ के पद का अपवाद बताया गया है। तो यहां पर हमने सिंपल सी भाषा में बातचीत करी तो हम कहेंगे लाभ का पद धारण न करता हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वो व्यक्ति अगर आप देखोगे तो बेसिकली भारत में राष्ट्रपति का चुनाव क्या कर सकता है? लड़ सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव क्या कर सकता है? लड़ सकता है। क्लियर हुआ? अब अगली बातचीत है, अगला है आर्टिकल 59, अनुच्छेद 59 क्या कहता है? अनुच्छेद 59 क्या कहता है? अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होंगी? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होंगी? क्या क्या शर्तें होंगी राष्ट्रपति के पद के लिए? शर्तें बेसिक बातचीत करें तो हम कहेंगे भैया राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ना ही राज्य विधानमंडल का सदस्य होगा, ना तो वो लोकसभा का सदस्य होगा। देखो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? अगली कंडीशन के बारे में बातचीत करें, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो विधायक है या सांसद है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में या राज्य विधानमंडल में बैठ रहा है और वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है, तो जिस पल से वो पद धारण करेगा तो पद धारण करने की तिथि से उसका वह पद क्या माना जाएगा? विधायक या सांसद वाला जो पद होगा वो खाली मान लिया जाएगा। तो सिंपल सी भाषा में बातचीत करें, यदि सांसद या विधायक यानी कि लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधि क्या हो जाते हैं? राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं, तो उनका पद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खाली मान लिया जाएगा पद धारण करने की तिथि से। ठीक है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उन्होंने राष्ट्रपति का पद रख लिया है, इसीलिए उसको क्या कर दिया गया? रिक्त कर दिया गया। ठीक, तो हम कहेंगे विधायक या सांसद, ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, विधायक या सांसद अगर राष्ट्रपति
राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो पद ग्रहण की तिथि से उनका पद रिक्त माना जाएगा, उनका पद रिक्त माना जाता है या माना जाएगा। कौन सा पद रिक्त माना जाएगा? विधायकी या सांसदीय वाला पद रिक्त माना जाएगा, राष्ट्रपति वाला पद वो खुद धारण करेंगे। ठीक, और क्या है, इसके साथ साथ बातचीत करें, राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता उपलब्धियां होंगी उनको उसके टाइम पीरियड के दौरान कम नहीं किया जाएगा। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का वेतन अगर हम आपसे बातचीत करें, आज के टाइम पर 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन मिल रहा है, तो उसके टाइम पीरियड के दौरान जब उसका कार्यकाल चल रहा होगा उस दौरान उसका वेतन भत्ता परिलब्धियां जो उपलब्धियां होंगी उसको कम नहीं किया जा सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति बिना किराया दिए शासकीय आवासों का प्रयोग कर सकता है, बिना किराया दिए शासकीय आवासों का प्रयोग कर सकता है। तो ये आपका आर्टिकल क्या हो गया? 59 हो गया। ठीक है, अगली बातचीत करें आर्टिकल 60 के बारे में। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 के बारे में बातचीत करने चले। अनुच्छेद 60 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 60 कह रहा है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। और राष्ट्र ओथ या एफर्मेशन, ओथ के बारे में बातचीत कर रहा है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। मतलब शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ यहां पर लिखिए, शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। अगर ये नहीं है तो दूसरे क्रम में, पहले क्रम में ये होंगे और दूसरे क्रम में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये होंगे। तो शपथ के बारे में, शपथ किसकी लेते हैं कि भैया संविधान के संरक्षण की, संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। ठीक है, अगला 61 पढ़ ही चुके हो, आर्टिकल 56 के साथ मिलाकर इंपीचमेंट प्रोसीजर के बारे में बातचीत करी गई। और बचता है आर्टिकल 62, अनुच्छेद 62 क्या कहता है? अनुच्छेद 62 के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि आर्टिकल 62 क्या कहता है? आर्टिकल 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए, रिक्ति को भरने के लिए, भरने के लिए, भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए, रिक्ति को भरने के लिए, रिक्ति को भरने के लिए, भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में हमने पहले ही कह दिया कितना? तो जो व्यक्ति निर्वाचित होगा उसका टाइम पीरियड होगा 5 वर्ष का। कितना होगा? 5 वर्ष का। और कितने समय के भीतर भीतर रिक्ति को भर दिया जाना चाहिए? कम से कम 6 माह के समय में, 6 मंथ, विद इन 6 मंथ क्या करना चाहिए? राष्ट्रपति के पद का चुनाव करा दिया जाना चाहिए। तो बेसिकली हमने बातचीत किसके किसके बारे में की? आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 के बारे में। इसको याद करने की एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है? ट्रिक है भैया, हम कहेंगे पका निकोका, पका निकोका, निकोका दुयोदशम, दुयोदशम, दुयोदशम। ठीक, दुयोदशम, ये थोड़ा ऊपर कर देते हैं। पका निकोका दुयोदशम, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए और मैं शब्द को बता देता हूं।
पका निकोका, पहला शब्द देखो पा है, पा फॉर पद, राष्ट्रपति के पद की बातचीत करी गई है आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 52 में बातचीत करी गई राष्ट्रपति के पद के बारे में। दूसरा है का फॉर कार्यपालिका के बारे में बातचीत करी गई है, दूसरा हम कहेंगे कार्यपालिका के बारे में बातचीत करी गई, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, और ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 53 में। फिर अगला तीसरा जो है निर्वाचन के संबंध में बात करता है, और ये कौन सा होगा, तो आर्टिकल 54 बातचीत करेगा। आर्टिकल 54 किसकी बातचीत करेगा, निर्वाचन की बातचीत करेगा। अगला जो है, अगला है कोटा, मतलब निर्वाचन के लिए कितना कोटा होना चाहिए, 55 आर्टिकल बातचीत करेगा। अगला जो है वो क्या है, कार्यकाल है, कार्यकाल, तो पद धारण की, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, पद धारण करेगा, और अगर रिक्ति हो जाती है तो रिक्ति के संबंध में 6 माह के भीतर भीतर इलेक्शन होंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा, सबसे पहले नंबर पर उपराष्ट्रपति, फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम, मतलब चीफ जस्टिस पहले वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर अगला, अगर हम दो की बातचीत करें, दोबारा इलेक्शन के बारे में बातचीत कौन करता है, तो आर्टिकल 57 कहता है, दोबारा मतलब कि पुनः नियुक्ति के बारे में, पुनः निर्वाचन के बारे में। अगला जो है वो बातचीत करता है योग्यता के बारे में, योग्यता के बारे में कौन बातचीत करता है, आर्टिकल 58, मतलब आर्टिकल 58 अभी हमने आपको पढ़ाया, आर्टिकल 58 कहां गया भैया, आर्टिकल 58, ये देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगला जो है वो क्या है, द फॉर अगर हम कहें तो हम कहेंगे भैया यहां पर आर्टिकल है 59, और 59 में हमने क्या बातचीत करी, तो हमने कहा कि भैया यहां पर शर्तों के बारे में बातचीत करी गई है, किसके बारे में, ठीक है, शर्तों के बारे में। और फिर अगला है आर्टिकल, ये हो गया आर्टिकल 59, अनुच्छेद 59, और अनुच्छेद, इसके बाद शप और शपथ कह दो, शपथ कह दो, और शपथ किसमें कही गई, आर्टिकल 60 में कही गई है ना। और महाभियोग के बारे में कहां पर बातचीत करी गई है, तो महाभियोग के बारे में बातचीत करी गई आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 में। तो पका निकोका और पका निकोका दशम के बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो, पका निकोका दशम के बिहाफ पर आप इसको याद कर सकते हो, समझ रहे हो, पका निकोका दशम के बिहाफ पर आप इसको याद कर सकते हो। आर्टिकल 52 से लेकर, आर्टिकल 52 से लेकर कौन सा, तो आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक ये आपका क्या रहेगा, ये आपका सिंपल सी भाषा में अगर हम आपसे बातचीत करें तो ये आपकी क्या रहेंगी, ये आपकी बात, ये आपकी एक ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक जिसको याद करने का। और 59 के बारे में बातचीत, तो दशाओं के बारे में, दशाएं या कंडीशंस के बारे में बातचीत रहेगी, ठीक है। तो ये हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने का प्रयास किया, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। आप सब लोगों को सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करा किया करो, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जीके जीएस बाई सुधांशु सर को आप क्या कर सकते हो, सुधांशु सर को आप ज्वाइन कर सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो ये आज का सेशन है, आशा करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत आभार।